हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 11वीं कक्षा के बहुत ही होनहार विद्यार्थियों का स्वागत करती हूं। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत खुशी का पल आ चुका है। क्योंकि हम अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के सेकंड लास्ट चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। आपको पता ही है कि गद्य खंड के 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। काव्य खंड का भी 11वां पार्ट शुरू हो चुका है और 11वें पार्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आई हूं मैं आपके सामने। नाम है पृथ्वी, लिखा है नरेश सक्सेना जी ने, जिसमें आपने प्रीवियस वीडियो जरूर देख लिए होंगे। आपको पता ही होगा कि पृथ्वी के माध्यम से कवि सक्सेना जी क्या कहना चाहते हैं। यदि आपने पहला वीडियो देख लिया है जिसमें व्याख्या है, कवि परिचय है, तो बिल्कुल पक्का पक्का आप बहुत अच्छे से इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी कविता के कवि हैं। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा नागार्जुन, तीसरा त्रिलोचन, चौथा नरेश सक्सेना। पृथ्वी कविता के कवि हैं। अब आपको एक और बात मैं बता दूं बेटा कि हम जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं तो इनमें हमें 3 पड़ाव पार करने होते हैं। 3 पड़ाव का अर्थ क्या हुआ कि हमें पहला पड़ाव, जब हम 5 प्रश्न पूरे सही सही कर लेंगे तो समझिए आपका पहला पड़ाव हो जाएगा। दूसरा 10वें प्रश्न पर और तीसरा है 15वें प्रश्न पर। तो चलिए, पहले पड़ाव का पहला प्रश्न, पृथ्वी कविता के कवि कौन है। पहला विकल्प दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा नागार्जुन, तीसरा त्रिलोचन, चौथा नरेश सक्सेना। पहला बताइए क्या लगता है आपको कि पहले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कोई बता सकते हैं बच्चों आप लोगों में से। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने जवाब दे दिया, नरेश सक्सेना। नरेश सक्सेना हम लिखते जा रहे हैं ताकि हम फिर से अच्छे से रिवाइज कर सकें, उनका अभ्यास कर सकें। ठीक है, तो नरेश सक्सेना हमने तो लिख दिया। क्या ये सही जवाब है? पक्का। चलो भाई देखते हैं, और बिल्कुल 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 सही जवाब है। पृथ्वी कविता, नरेश सक्सेना जी कवि। पृथ्वी कविता के माध्यम से कवि ने स्त्री के जीवन को हम सभी के समक्ष रखा है कि जिस तरह से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है और साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा लगाती है, धूप छांव, दिन रात, ताप अग्नि जल, सब कुछ अपने गर्भ में समेटे रहती है। ठीक उसी तरह से स्त्री भी अपने जीवन में कितनी असहनीय दर्द सहती है, पीड़ा सहती है, सारे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाती है, वो भी हंसते हंसते। यहां पर नरेश सक्सेना जी ने पृथ्वी को स्त्री की तरह बताया है। आप सोचिए, हर कभी जब भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा या विगत कक्षाओं में जब हमने पढ़ा होगा तो पृथ्वी हुए, चांद हुए, सूरज हुए, ये सब उपमानों के रूप में आते थे। लेकिन नरेश सक्सेना जी ने इस कविता में स्त्री को उपमान कहा है। उपमान अर्थात सुप्रसिद्ध, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो। जैसे चंद्रमा सुंदरता के लिए, मुख यदि सुंदर तो चंद्रमा का उदाहरण दे दिया जाता है, नयन तो मृगनयनी कहा जाता है, चरण कमल कह दिया जाता है। इसी प्रकार से पृथ्वी को स्त्री के समान माना है, स्त्री को बहुत उच्च दर्जा दिया है कवि ने। और बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि है, पूरा आप सब भी इस बात से सहमत हैं। तो बेटा यहां पर आप याद रखिएगा कि पृथ्वी कविता के कवि नरेश सक्सेना जी हैं। दूसरा है, नरेश सक्सेना जी का जन्म कब हुआ? किसी को याद है? बताओ, नरेश सक्सेना जी का जन्म कब हुआ? पहला है सन 1939, दूसरा है सन 1945, तीसरा है सन 1936 और चौथा है सन 1940। किसी को कुछ पता है? कुछ
जैसे 39 है, 45 या 40 है, 33 वाली लाइन में है या 40 वाली लाइन में? किस लाइन में? कौन से दो विकल्पों को मैं हटा दूं? नरेश सक्सेना जी का जन्म कौन से सन में हुआ, या फिर इन विकल्पों में से कौन से दो विकल्प ऐसे हैं जिनको हम पूरी तरह से यहां से बाय बाय कह देते हैं? तो भाई हम कह रहे हैं घा और खा, मतलब खा और घा विकल्प बिल्कुल गलत है, इसलिए अब हमने उनको क्रॉस लगा दिया। अब बचे दो, बचा है क और ग। एक बचा है 1939 और दूसरा बचा है, मतलब तीसरा जो विकल्प है वो 1936। अब क्या लगता है, कुछ दिमाग की बत्ती जली? यदि दिमाग की बत्ती जली है तो सही विकल्प है ए, सन 1939। कौन कौन मेरे साथ है, जल्दी आ जाओ। किसको लगता है कि हाँ भाई विकल्प ए ही, विकल्प ए जो है सही है? चलो भाई, हाँ, तो जो जो तैयार थे, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिख दिया था, उन्होंने बिल्कुल सही बता दिया है। चलो, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो पहले पड़ाव का है तीसरा प्रश्न। नरेश सक्सेना जी की शिक्षा कहां हुई? अच्छा, एक और बात बताओ, यदि आपको पता होगा कि नरेश सक्सेना जी जिन्होंने पृथ्वी कविता लिखी है, उनका जन्म कहां हुआ, तो शिक्षा का अनुमान आप बहुत अच्छे से लगा सकते हो। इनमें से कहां हुआ था? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कहां उनका जन्म हुआ था? हो सकता है पूछ लिया हो। तो शिक्षा कहां पर हुई? पटना, रांची, जबलपुर, बनारस। यदि उनका जन्म मध्य प्रदेश में है, हुआ, तो इसका जवाब सही, शिक्षा का जवाब सही होगा जबलपुर। ठीक है? तो नरेश सक्सेना जी की शिक्षा हुई है जबलपुर। ओ हो, कहीं मैं गलत तो नहीं? बताइए, आपको क्या लगता है? चलो भाई, लॉक कर रहे हैं और उत्तर हा, मजा आ गया। बिल्कुल सही जवाब है जबलपुर। जबलपुर में ही नरेश सक्सेना जी की शिक्षा हुई। नरेश सक्सेना जी का जन्म स्थान है, अब आप तुरंत लगा देना। पहला विकल्प दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प दिया है हिमाचल प्रदेश, तीसरा विकल्प दिया है दिल्ली और चौथा है मध्य प्रदेश। अभी हमने जो शिक्षा, उनकी जो शिक्षा हुई थी वो कहां हुई थी? जबलपुर में। जबलपुर कहां है? मध्य प्रदेश में। तो क्या मध्य प्रदेश ही उनका जन्म स्थान है? ऐसा जरूरी थोड़ी कि जहां जन्म हो वहीं पर शिक्षा हो। लोग तो कहां कहां शिक्षा प्राप्त करने चले जाते हैं। अब तो लाली मैडम ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। जल्दी बताओ क्या होगा इसका? नरेश सक्सेना जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश। तो सही जवाब है एमपी, मध्य प्रदेश। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि आप प्रथम पड़ाव का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष आने वाला है, जो कि है नरेश सक्सेना की वृत्ति है। पहला, जल निगम में उप प्रबंधक। दूसरा, टेक्नोलॉजी कमीशन के कार्यकारी निदेशक। तीसरा, त्रिपोली के वरिष्ठ सलाहकार। चौथा, सरकारी सेवा से निवृत्ति। अब बताइए, जल निगम में उप प्रबंधक हैं क्या, या फिर टेक्नोलॉजी कमीशन के कार्यकारी निदेशक हैं, या फिर त्रिपोली के वरिष्ठ सलाहकार हैं, या फिर सरकारी सेवा से निवृत्त हैं?
मुझे नहीं पता भाई, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया। आपको सही जवाब बताना है ABCD का खा गा घा। क्या लगता है आपको, ए लिख दूं क्या, जिसमें लिखा है जल निगम में उप प्रबंधक? हाँ चलो, अरे वाह, टिक टिक 1 2 3 एकदम सही गया है। तो बोलिए बहुत बढ़िया, जल निगम में उप प्रबंधक थे नरेश सक्सेना जी। और हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला पड़ाव पूरा कर चुके हैं और अब हम चलते हैं ये जो वीडियो है उसके द्वितीय पड़ाव पर। 6 से 10 तक हम करेंगे अब। तो अब आया है छठवां प्रश्न आपके सामने। ये है प्रश्न है, नरेश सक्सेना को पहला सम्मान कब मिला? पहला सम्मान कब मिला? छठवां प्रश्न है और आपको बताना है कि उनको पहला सम्मान कब मिला। विकल्प दिए हैं, पहला सन 1990 में, दूसरा 2006 में, तीसरा 2004 में और चौथा 1995 में। अब एक बात बताइए, किसको याद है कि नरेश सक्सेना जी का जन्म कब हुआ? अभी अभी हमने पढ़ा था ना। ऐसा तो नहीं कि आगे पाठ और पीछे सा पाठ सब भूलते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। कब हुआ था जन्म? सन 1939 में, ठीक है, 1939 में मिले, जन्म हुआ 40 50 60 70 80 90, ठीक है भाई। अब यहां पर दिया है कि उनको पहला सम्मान कब मिला, 1990 में, 2006 में, 2004 में या 1995 में। तो आपको पहला सम्मान मिला था 2006 में और हिंदी साहित्य में नरेश सक्सेना जी का स्थान काफी सराहनीय है और आपको बड़े ससम्मान बुलाया जाता है। तो यहां पर है इसका जवाब दूसरा या ख 2006 में, ठीक है। अगला, प्रस्तुत कविता खाली स्थान दिया है, कवि का ठोस साक्ष्य है। कौन सी कविता, किस कविता की हम बात कर रहे हैं बताइए। पहला विकल्प है वायु, दूसरा विकल्प है झीलें, तीसरा विकल्प है पृथ्वी और चौथा विकल्प है अंबर। कौन सी कविता हमने पढ़ी है? क्या हमने वायु कविता पढ़ी? हमने झीलें कविता पढ़ी। झीलों की नगरी कहा जाने वाला भोपाल शहर जहां के हम निवासी हैं, क्या हमने वो कविता पढ़ी? या फिर पृथ्वी जहां के हम सब निवासी हैं, या फिर अंबर जिसके छत्र छाया तले हम सब निवास करते हैं? बताइए, वायु, झीलें, पृथ्वी या अंबर? ओके, बहुत सही जवाब। अब आप कह रहे होंगे मैडम पृथ्वी कविता पढ़ी है हमने, तो आपने बिल्कुल सही कहा है बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता को कवि ने खाली स्थान दिया है कि साथ ढालकर दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया। किसके साथ ढालकर, कैसा कैसा उदाहरण दिया है? जब पृथ्वी कविता आपने पढ़ी, पहले तो ये बताओ, पहला वीडियो देखा जिसमें कविता की व्याख्या की गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से स्त्री और कविता की समानता बताई गई है और साथ ही साथ पृथ्वी की तुलना स्त्री से की गई है सहनशीलता में, परोपकार में, ममता में, आत्मीयता में, त्याग में, समर्पण में, हर एक गुण पृथ्वी और स्त्री एक समान है, ठीक है। तो विज्ञान और तकनीकी, दूसरा है चमत्कार, तीसरा है विश्वास और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो नहीं ही है, इसको तो आप हटा ही दो, चमत्कार भी कुछ नहीं है। बात है विज्ञान और तकनीक या विश्वास, तो विश्वास भी तब तक नहीं होता जब तक कि हमें ठोस सबूत नहीं मिल जाते। सही जवाब है पहला, विज्ञान और तकनीक। बहुत सही भाई, जिसने पहला विकल्प चुना था एकदम आपने सही चुना है बेटा। जब बहुत समझदारी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमें भ्रम या कंफ्यूजन की कोई मतलब किसी तरह से भ्रम या कंफ्यूजन उत्पन्न ही नहीं होता है ना। कंफ्यूजन तब आता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो,
इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि सबसे पहला वीडियो आप हर एक कविता का ध्यानपूर्वक देखना, सुनना, समझना। समझ में आया? यदि आप काव्य खंड में लापरवाही बरत गए ना, तो फिर कभी समझ में नहीं आ पाएगा, परीक्षाओं में डर लगेगा और कहोगे अरे यार अब हम क्या करें। फिर कुछ नहीं होगा, करना है तो अभी करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी है वो कविता शीर्षक कविता में पृथ्वी की गति की चर्चा करते हुए भारतीय नारी की जीवन शैली के ऊपर प्रकाश डाला गया है? पहला, बहुत दिनों के बाद। दूसरा, पृथ्वी। तीसरा, गालिब। चौथा, इनमें से कोई नहीं। बहुत दिनों के बाद तो जगन्नाथ से मिले कवि। गालिब अपने हैं, अपने ही हैं, और ये नहीं है, इसका मतलब यही है, तो दूसरा ही इसका सही जवाब है। और अब हम चलते हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, अति उत्तम, और मैं तो कहूंगी सर्वोत्तम। दूसरे पड़ाव के अंतिम प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। प्रश्न है, नरेश सक्सेना 20वीं शती के 7वें दशक में किस तरह से हम सबके समक्ष आए? महत्वपूर्ण कवि के रूप में, प्रमुख कवि के रूप में, कवि के रूप में, या कोई नहीं? तो नरेश सक्सेना जी 20वीं शती के 7वें दशक में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में हम सबके समक्ष आए। बहुत बढ़िया। चलिए, अंतिम पड़ाव मतलब तीसरे पड़ाव का पहला प्रश्न आपके सामने है। यह कविता संकलित कहां से है? कविता का नाम नहीं पूछा है बच्चों, ये मत सोचना कि कविता का नाम पूछा होगा। यह कविता पहला, समुद्र पर हो रही है बारिश से संकलित है। दूसरा, समुद्र के किनारे से संकलित है। तीसरा, भोगे हुए दिन से संकलित है। चौथा, इनमें से कोई नहीं है। तो इन्हीं में से कौन बताएगा? आप मुझे बताइए, अपने नाम के साथ जरा सही उत्तर तो दो मुझे, फिर तो मैं जोरदार से जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहूंगी, क्योंकि ये कविता समुद्र पर हो रही बारिश से संकलित है, या फिर समुद्र के किनारे से, या भोगे हुए दिन से। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। समुद्र पर हो रही है बारिश या समुद्र के किनारे। तो आपको लगता है यदि कि पहला विकल्प सही है, तो मत सोचिए ना, लगा दीजिए और बिल्कुल सही जवाब 12। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में पृथ्वी की तुलना किससे की गई है? पृथ्वी की तुलना किससे की गई है? नदी, तालाब, स्त्री, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जवाब दे चुके होंगे कि स्त्री से तुलना की गई है, क्योंकि हम कई बार ये बात कर चुके हैं। नारी और पृथ्वी दोनों के का भंडार से भरा पड़ा है सच, रहस्य, झूठ तो कभी जोड़ना मत भाई। नारी के साथ, पृथ्वी के साथ सच ही है, क्योंकि चाहे नारी हो या स्त्री, उनका सच पूरी तरह से सच का भंडार भरा हुआ है। जैसे पृथ्वी के बारे में कवि ने बताया कि जिसकी सतह पर जल है, जिसके पाताल में जल है, और जिसके गर्भ में अग्नि है, लावा है, वो कैसे कितना दुख सहती है। जब कोयला हीरे में परिवर्तित होता है तो हमें सिर्फ क्या दिखता है? हीरा। लेकिन हीरा कैसे बनता है? कोयले को अत्यधिक तापमान, अत्यधिक मैक्सिमम टेम्परेचर पर बहुत मशक्कतों के बाद कोयला हीरे में परिवर्तित होता है। तो पृथ्वी को कितना कष्ट होता है। जिस तरह से एक माँ 9 महीने अपनी कोख में अपने बच्चे को रखती है और फिर उसको जन्म देती है, तो वो सहनशीलता, वो त्याग, वो ममता की मूर्त साक्षात पृथ्वी और स्त्री समान है। तो यही है इसका सही जवाब। ओहो, रहस्यों को बेटा, रहस्यों को, ठीक है, कई रहस्यों को रखा है जिसके बारे में संभवतः कोई नहीं जानता। अगला है, नारी की तुलना पृथ्वी से करना कवि की अतिशोक्ति नहीं है,
अतिरंजन नहीं है, अतियुक्ति नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो नारी की तुलना पृथ्वी से करना, कवि ऐसा लग रहा है क्या कवि ने बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी है? अतिशयोक्ति नहीं लग रहा ना? तो मतलब यही होना चाहिए कि नारी की तुलना पृथ्वी से करना कवि की अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यहां पर जो तुलना की है वो बिल्कुल सटीक की है। तो यही इसका सही जवाब है। हाँ, अंतिम प्रश्न। वाओ, अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। नारी पृथ्वी की मूर्ति है, नहीं तो नारी पृथ्वी की प्रतिमूर्ति है, नारी पृथ्वी की क्रांति है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप मेरे प्यारे बच्चों जवाब दे चुके होंगे कि नारी पृथ्वी की प्रतिरूप है, इमेज है, उसकी छवि है, प्रतिमूर्ति। ठीक है, बहुत सही जवाब, तालियां बजा दीजिए अपने लिए। और ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आशा करती हूं आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सुना, पढ़ा और उत्तरों को चुना। तो खूब भूरी भूरी प्रशंसा करती हूं मैं आप सभी विद्यार्थियों का। तो प्यारे बच्चों बने रहना हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।